नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार के, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के पहले दिन महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54% है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। हरियाणा को कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान उपराज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सत्र के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी और सहकारिता पर फोकस करते हुए इस विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। मेरी सरकार की दूरदर्शिता और दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत इंडिया एट 100 के विजन पर प्रकाश डाला था। भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्ष की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है जो ऊर्जा का दोहन करे और सभी ताकतों व नागरिकों को एक जमीनी आंदोलन के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रेरित कर सके। माननीय सभासदों, दूरदृष्टि स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, भविष्य का महान भारत बनाने का संपूर्ण राष्ट्र संगठन शक्ति संचय और इच्छा शक्तियों के समन्वय में निहित है। मेरी सरकार हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व का अनुभव करती है और राष्ट्र को सलाम करती है। भारत सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हम हर संभव आपदा राहत देने से वसुधैव कुटुंबकम की सोच और व्यापक हो जाती है। बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि विभाग का वर्ष 2023-24 के लिए फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण के तहत 1 लाख एकड़ भूमि पर धान के अलावा दूसरी फसलों का प्रस्ताव है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का डिजिटल कृषि पर नई परियोजनाओं पर और अवधारणाओं जैसे परिष्कृत खेती, फसल उपज के आकलन के लिए ड्रोन का उपयोग और कीट रोग प्रबंधन शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटी अनाज का वर्ष है और राज्य सरकार बाजरा फसलों के अनुसंधान और उपयोग का बढ़ावा देने पर बल दे रही है। मेरी सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव फिलहाल 15 विभाग की कुल 98,000 करोड़ रुपए की अनुमानित परिव्यय की 91 परियोजनाओं की
निगरानी करती है। मेरी प्रगतिशील सरकार प्रौद्योगिकी की उन्नयन करने और लोगों के कल्याण के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। अब गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध है और आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शहद के परीक्षण और निर्यात की सुविधा के लिए एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कुरुक्षेत्र में 20 एकड़ रुपए की लागत से एक शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। इसी तरह पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए इंग्लैंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने सांझी डेयरी स्कीम शुरू की है, जिसमें पशु आहार, चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान की जाएगी। इच्छुक किसान के एक सहकारी समिति गठित करेंगे जो दूध संघों की मौजूदा डेयरी सहकारी समिति का हिस्सा होगी। मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं को उनके घर द्वारा पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 हरित रिटेल आउटलेट खोले। करीब 1 साल पहले शुरू होने के बाद से हरित प्रोजेक्ट ने करीब 150 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन से अंत्योदय के विजन को साकार कर रही है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले 3.35 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप कम करने से अनियमितताओं पर अंकुश लगा है और गुणवत्ता पूर्वक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई है। सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निश्चित और समयबद्ध तरीके से पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप इस निर्णय को लागू करने और विभिन्न विभागों में संवर्गवार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कमी का आकलन करने का कार्य एक रैशनलाइजेशन आयोग को सौंपा जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता, SC/BC का कल्याण और अंत्योदय विभाग आयोग को सभी सहायता प्रदान करेगा और कमी के आकलन के आधार पर वर्ग A, B, C और D पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय सभासदों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। इसका सार है कि राज्य सभी प्राणियों के लिए प्रति करुणा और मैत्री भाव रखे। मेरी सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि सभी लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए और उससे अधिक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। वर्तमान ऋण योजनाओं, कौशल विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के निजी या मजदूरी रोजगार से जोड़ने और उनकी आय में वृद्धि की सुविधा के लिए अभी तक ऐसे 3,35,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अंत्योदय के उत्थान के साथ सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार रोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार काम कर रहा है। इन छापों के परिणाम स्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गई है
और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आंकड़ा उपलब्ध है। मेरी सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पीपीपी के दायरे का और विस्तार करने का इरादा है। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है। सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगातार काम कर रहा है। वर्ष 2022 में दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने कुल 1303 छापे मारे। इन छापों के परिणाम स्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गई और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन छापों में खाद्य पदार्थों में मिलावट, अवैध खनन, वाहनों की ओवरलोडिंग, अवैध शराब, बिजली चोरी, सरकारी कार्यालयों की औचक जांच आदि मुद्दे शामिल हैं। भ्रष्टाचार विरोधी इस अभियान के दौरान वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्क ब्यूरो, जिस अब भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के रूप में नया नाम दिया गया है, ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 193 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 केसों में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि नारी समाज से कुशल वास्तुकार महिला समाज की कुशल वास्तुकार है। सरकार की भी यही धारणा है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना उन परिवारों की महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा विधानसभा के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त की गई। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़कर की। सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए। सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़े। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक प्रस्ताव पढ़कर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। बहुत से हमारे बंधु जो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उन सब की याद में शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। शोक प्रस्ताव क्रमांक 1। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के 18 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जुलाई 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982 से 87 के दौरान राज्य मंत्री तथा 1991 और 96 के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, संसदीय के मामले, खेल तथा पशुपालन एवं डेयरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री वेदपाल के 16 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जून 1939 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 24 जून 1982 से 23 जून
1987 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1996-99 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। वे मृदुभाषी और मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री धर्मवीर गाबा के 10 फरवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 मई 1932 को हुआ। वे वर्ष 1982, 1991, 1996 तथा 2005 में 4 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1991-96 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवान सहाय रावत के 12 जनवरी 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 अप्रैल 1947 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1988 से 90 के दौरान हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावना से अवगत करवाने का आश्वासन भी दिया। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन भी रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सदन में अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हरियाणा के 12 वीर शहीदों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मनोहर नीतियां और कार्यक्रम की प्रशंसा देश भर में हो रही है। चुनौतियों के पार करते हुए हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं के हरियाणा के नागरिक लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को ईएसआई अस्पताल हेल्थ केयर के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ईएसआई हेल्थ केयर संगठित क्षेत्रों में कार्यरत 25 लाख बीमित व्यक्तियों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां हरियाणा के विकास को गति दे रही है। हरियाणा की उन्नति और प्रगति अन्य राज्यों से ऊपर है। आज मुख्यमंत्री मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा ने अपनी नई पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा आज सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईएसआई हेल्थ केयर के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरी शुरू की गई है। झारडी में स्थापित की गई डिस्पेंसरी भी जल्द ही चालू हो जाएगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 6 जिलों में नए ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए मंजूरी। हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल, पंचकूला में बनेगा अस्पताल। 100 बिस्तरों वाले 6 नए ईएसआई अस्पताल का होगा निर्माण। स्वास्थ्य सुविधाओं में हरियाणा अन्य राज्यों से आगे। मनोहर सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं हुई बेहतर। प्रदेश में 14 नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने की मंजूरी। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। चरखी दादरी, रोहतक, झाडली डिस्पेंसरी जल्द होगी शुरू। ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों के निर्माण की जमीन हुआ तय। मानेसर में 500 बिस्तरों के बनेगा नए ईएसआई अस्पताल। ईएसआई अस्पताल के लिए 8.70 एकड़ भूमि खरीदी गई। गुरुग्राम के अस्पताल में बढ़ाए जाएंगे बिस्तर। 163 से 500 बिस्तरों में किया जाएगा तब्दील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
और श्रम एवं रोजगार मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में हरियाणा अन्य सभी राज्यों से बेहतर है। ये प्रदेश में जनता के लिए चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने से संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने अवगत कराया कि कर्मचारी राज्य बीमा हरियाणा संगठित क्षेत्र के लिए एक अंशदायी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारियों जो 21,000 रूपए प्रति माह वेतन प्राप्त करते हैं वाली इकाइयों को कवर किया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राय में स्थापित ESI डिस्पेंसरी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के भवन में चल रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर प्रदेश के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोहाली में पराली एक पूंजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली एक पूंजी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चिंतन करना मानवता पर उपकार है। कई तरह का प्रदूषण है, पराली उनमें से एक है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान और किसानी के लिए भी कई योजनाओं को चला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को मोहाली में पराली एक पूंजी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली एक पूंजी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चिंतन करना मानवता पर उपकार है। कई तरह का प्रदूषण है, पराली उनमें से एक है। बायोगैस एथेनॉल में आज पराली का उपयोग होता है। पराली का कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली पर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। 2,500 रूपए प्रति टन पराली पर तय किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना बनाई गई है। 1 लाख एकड़ पर किसानों ने धान की कम बुआई की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने SYL के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पानी के विषय पर हमको समाधान निकालना है। दिल्ली को हरियाणा ज्यादा पानी देता है, हमारे पानी का स्रोत नहीं है। पानी का प्रबंधन हमें करना होगा। हरियाणा में पराली जलाने के सिर्फ 3,800 मामले रह गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि पराली न जलाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कमेटी के लोग ही गुरुद्वारे में जा रहे हैं। पुलिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कमेटी बनी थी और वहीं अब गुरुद्वारे की देखरेख करेगी। ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2014 में ये एक्ट बना था अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा का। वो केस सुप्रीम कोर्ट में 2014 से लगातार चल रहा था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये निर्णय दे दिया है कि वो जो एक्ट है वो ठीक है, हरियाणा को पूरा अधिकार है अपने यहाँ गुरुद्वारे जितने हैं उनके लिए अपनी कोई समिति बनाने का। तो समिति पहले भी बना दी गई थी 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के कारण से वो समिति अपना पूरा काम उस समय नहीं कर पाई। केवल 6 गुरुद्वारे ही उस समिति के पास थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उसको सिरे चढ़ाने के लिए आखिर वहां भी हमने सिखों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को एक प्रकार से इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी के नाते से वो जो समिति अब नई बनी है, उस नई समिति ने जो कुछ करना है उसके हिसाब से हम उसका पूरा सहयोग। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश और प्रदेश वासियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण फैसले लेती रही है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों से हरियाणा की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बनी है। आज हरियाणा मनोहर नीतियों और योजनाओं के कारण देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको बाहर भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा कौशल रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 15 जुलाई 2015। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं मंजीत कुमार यमुनानगर से। मंजीत, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल।
जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको बाहर भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। कब शुरू की गई थी? ए 15 अगस्त 2000, बी 15 अगस्त 2008, सी 15 अगस्त 2019, डी 15 अगस्त 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।